नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। 3000 प्रश्नों की इस सीरीज में जीके जीएस प्लस बिहार स्पेशल जीके प्लस करेंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस बिहार स्पेशल जीके प्लस करेंट अफेयर, सभी के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज़ में हम रखने वाले हैं। और आपको बता दें कि सिर्फ 500 प्रश्न ही नहीं, जब इसका व्याख्या करेंगे हम तो लगभग 3000 के जगह आपका 9 से 10,000 प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा। तो आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3 में सभी प्रश्न इसी सीरीज में से छपने वाला है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में 50 हिस्ट्री के और 50 पॉलिटी के प्रश्न को देखने वाले हैं। 2 सब्जेक्ट हम डेली लेकर चले कि डेली आपका 100 क्वेश्चन का रिवीजन होने वाला है। तो पहला प्रश्न है, महाभारत को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है बृहत कथा, दूसरा है राजतरंगिणी, तीसरा ऑप्शन है जय संहिता, चौथा है पुराण। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा जय संहिता। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर डिटेल देखेंगे कि महाभारत प्राचीन भारत के प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है। महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध और कौरवों और पांडव राजकुमारों के भाग्य का एक महाकाव्य है। इसमें दार्शनिक और भक्ति सामग्री भी है। महाभारत सबसे लंबी महाकाव्य है। महाभारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ था। इसका डिटेल देख लेते हैं कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे को व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही के रूप में चुना गया था। दूसरा कौन था? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको बता दें कि चुने गए पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, जिन्हें युद्ध के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया गया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे, गांधी के आश्रम के निवासियों में से एक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है? तो ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उल्लेख ऋग्वैदिक सूक्तों में बार बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिस देवता की पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी वह थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। वो देवता कौन थे? भगवान शिव थे, जिनका पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी। उनका कोई उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं है। आप देख लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम आदि आहारों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपको बता दें कि अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। यह 1939 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। गुप्त शासनकाल को, गुप्तों के शासनकाल को भारत के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तरी, मध्य और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। 320 और 550 ईसा में
गुप्त साम्राज्य के समय को विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन करने वाली कविता पृथ्वीराज रासो लिखने वाले कवि का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, चंद्रबरदई। पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन जो पृथ्वीराज रासो है उसे किसने लिखा है? चंद्रबरदई ने लिखा है। नेक्स्ट, आपको बता दें कि पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में एक ब्रजभाषा महाकाव्य है। इसका श्रेय चंद्रबरदई को दिया जाता है, जो पाठ के अनुसार राजा के एक दरबारी क्या थे? कवि थे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि 1828 ईस्वी में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 1828 में स्थापित राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट, आपको बता दें कि राजा राममोहन राय 1828 में बंगाल में एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग त्रासदी अमृतसर में घटित हुई थी। बीबीआई प्रश्न ध्यान में रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार के परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले स्टील के लिए यह क्या है? स्तंभ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार परिसर में महरौली स्तंभ मुख्य रूप से स्टील की उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के दरबार में रहते थे? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के किसमें दरबार में रहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह जिसने 1717 में बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फरमान जारी किया था, वो बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वो था फर्रुखसियर। कौन था? फर्रुखसियर। आपको बता दें कि 1717 में फर्रुखसियर ने फरमान जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने और व्यापार करने का अधिकार दिया। 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर उन्हें स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की क्या मिली थी? अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। आपको बता दें कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन के पठार क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1336 में संगमा राजवंश के हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोदय की अवधारणा के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सर्वोदय की अवधारणा के जनक महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी। सर्वोदय एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति। इस शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने 1908 ईस्वी में राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर जॉन रस्किन के ट्रैक्ट अनटू द लास्ट के अपने अनुवाद शीर्षक के रूप में किया था, और गांधी ने अपने स्वयं के राजनीतिक दर्शन के आदर्श के लिए इसका क्या किया था? शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है भगत सिंह और डी क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी।
देख लीजिए यहाँ पर कि वंदे मातरम 1870 दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित एक कविता है जिसे उन्होंने 1881 के उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वीवीआई प्रश्न इसे ध्यान में रखिए। एक बार और बता दूं कि ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये तीनों प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन को अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था? तो अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था कब? 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव एक डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के संबंध में महात्मा गांधी की टिप्पणी थी, एक ढहते हुए बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक है। क्या है? पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली में भूमिगत गतिविधियों की प्रमुख महिला संगठक थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको बता दें कि अरुणा आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उन्हें व्यापक रूप से याद किया जाता है। उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकारी में अंतिम थे। तो जैन तीर्थंकरों के उत्तराधिकारी में अंतिम थे कौन? महावीरा। लास्ट कौन थे? महावीरा थे जैन धर्म के अंतिम गुरु। आप देख लीजिए यहाँ पर डिटेल। महावीर 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व, जिन्हें बर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। 24वें जैन तीर्थंकर थे। उनका जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत के बिहार राज्य में हुआ था। उन्हें अहिंसा, सत्यवादी सत्य, गैर चोरी असत्य, मन सहित इंद्रियों पर नियंत्रण यानी ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के व्यापक शीर्षकों के तहत 5 नैतिक शिक्षाओं के साथ जैन धर्म को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किसके अध्ययन के एक महान केंद्र प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है महायान बुद्धिज्म के। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महायान बुद्धिज्म। आपको बता दें कि महायान बौद्ध धर्म की शाखाओं में से एक है और बौद्ध दर्शन और अभ्यास के वर्गीकरण के लिए एक शब्द है। यह भारत में पहली ईसा पूर्व के दौरान अस्तित्व में आया। महायान परंपराओं की शिक्षाओं के अनुसार महायान भी बोधिसत्व के पथ को संदर्भित करता है, जो सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासन के दौरान राज्य परिषद में शामिल थे। तो शिवाजी के शासन के दौरान अष्टदिग्गज उस समय राज्य परिषद में शामिल थे। फेमस था क्या? अष्टदिग्गज। जैसे मुगल काल में अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे, शिवाजी के शासनकाल में 8 मंत्री यानी अष्टदिग्गज होते थे। यहाँ पर देख लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा प्रशासन के निर्विवाद प्रमुख थे।
राज्य परिषद में 8 मंत्री जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आयोजन किया और करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किन पहलुओं से संबंधित है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक पहलुओं से क्या है, संबंधित है। यहाँ पर बता दें कि अर्थशास्त्र शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखा गया। इसे कौटिल्य ने क्या किया है, लिखा है। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। ये किस वंश का था। तो आपको बता दें कि ये चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने शासनकाल के दौरान बादामी चालुक्यों ने देखा कि उनका राज्य अधिकांश दक्कन तक फैला हुआ है। उन्होंने हर्ष को नर्मदा के पास तब हराया जब उसने दक्षिण भारत में अपने शासन का विस्तार करने की कोशिश की। नेक्स्ट है कि अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं किसके शासनकाल में बनी थी। तो अजंता की सबसे पुरानी गुफाएं सातवाहन के शासनकाल में बनी थी। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं सबसे पहले निर्मित समूह 9, 10, 13, 12, 13, 15 ये गुफाएं शामिल हैं। हिंदू सातवाहन वंश 330 ईसा पूर्व और 320 ईसा पूर्व जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलों ने भारत पर पहली बार किस काल में आक्रमण किया था। तो मंगोलों ने भारत पर पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या किया था, आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, CR दास। दिसंबर 1922 चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामण केलकर और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसमें दास अध्यक्ष और नेहरू सचिवों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। आपको सही क्रम सजाना है। लखनऊ समझौता, द्वैत शासन का परिचय, रॉलेट एक्ट और बंगाल का विभाजन। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 4-1-3-2। सबसे पहले आपका क्या हुआ था, सबसे पहले आपका बंगाल विभाजन, उसके बाद लखनऊ समझौता, उसके बाद रॉलेट एक्ट और सबसे लास्ट में द्वैत शासन का परिचय। तो 4-1-3-2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर बंगाल विभाजन 1905, लखनऊ समझौता 1916, रॉलेट एक्ट 1919 मार्च में, द्वैत शासन का परिचय 1919 दिसंबर में हुआ था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन किस वायसराय के दौरान हुआ था। ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। यहाँ पढ़ना लिख दिया है, क्या हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि लॉर्ड चम्सफोर्ड को 1921 में लॉर्ड रीडिंग द्वारा 1925 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उत्तराधिकारी बनाया गया। इस चरण में असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी, काकोरी आंदोलन जैसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा का सबसे बड़ा उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का सबसे बड़ा उल्लेख आपका भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। किसमें, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीबी का मकबरा स्थित है। यह एक मकबरा है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 में बनवाया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ है, औरंगाबाद में। कहाँ पे, औरंगाबाद। देख लीजिए बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र भारत में स्थित एक मकबरा है। इसे औरंगजेब के बेटे आजम ने अपनी माँ दिलरस बानो बेगम की याद में क्या किया था, बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव
किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लीजिए आपके। संविधान के निर्माण शुरू होने से पहले 1946 में एक उद्देश्य प्रस्ताव, विधानसभा के लक्ष्यों को परिभाषित करने वाला प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माण के पीछे की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान बनाने के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का गठित करने का प्रस्ताव किस संस्था ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। आपको बता दें कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता और क्रांतिकारी लोकतंत्र के हिमायती एम.एन. राय 1934 में भारत की एक संविधान सभा के एक विचार प्रस्तावित किया था। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक आधिकारिक मांग बन गई। सी राजगोपालाचारी 15 नवंबर 1939 को व्यस्क मताधिकार के आधार पर एक संविधान सभा की मांग की और अगस्त 1940 में अंग्रेजों द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जब घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को। 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर तिरंगा ध्वज फहराया क्योंकि घड़ी ने आधी रात को दस्तक दी थी। नेक्स्ट, पुराण संख्या में कितना है? तो ये प्रश्न तो पूछने की चीज़ ही नहीं है। पुराणों की संख्या कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की आचार संहिता निर्धारित की गई। तो वैदिक समाज की आचार संहिता ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। स्मृति। किसमें की गई? स्मृति। नेक्स्ट, देख लीजिए कि वैदिक साहित्य मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, श्रुति और स्मृति। वेदों को श्रुति कहा जाता है और सर्वोच्च प्रमाण है। अन्य ग्रंथों को स्मृति कहा जाता है और वे श्रुति से अधिकार प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? तो राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी था पुरोहित। कौन था? पुरोहित। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि पुरोहित वैदिक काल में पुजारी के लिए आधिकारिक उपाधि थे। वैदिक धर्म के पुजारी अनुष्ठानों और बलिदानों के अधिकारी हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मुगलों के अधीन नगरीय क्षेत्र में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। काजिस के रूप में। किसके रूप में? काजिस के रूप में। देख लीजिए कि कोतवाल किले के नेता के लिए मध्यकालीन भारत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक शीर्षक था। कोतवाल अक्सर दूसरे शासक की ओर से एक बड़े शहर या छोटे शहरों के एक क्षेत्र के किले को नियंत्रित करते थे। यह कार्य ब्रिटिश भारत के जेलदार के क्या था? समान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में कृषि भूमि के रजिस्टर किसके द्वारा बनाए जाते थे? तो ये रजिस्टर बनाया जाता था किसके द्वारा? कानूनगो द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। कानूनगो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साइमन कमीशन ने भारत का दौरा किया उस समय वायसराय थे। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट, 3 अप्रैल 1926 को लॉर्ड इरविन को भारत का 30वां वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। यह भारत की राजनीति का सबसे उथल पुथल वाला दौर था। इस अवधि के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं घटित थी। साइमन कमीशन की यात्रा 1928, नेहरू रूपेट 1928, जिन्ना की 14 सूत्री मांग 1929 में मॉडल ऑफ साइंस आदि, ये सभी घटनाएं उसी काल में घटी थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग थी? ये थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा।
अप्रैल 1928 में नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के साथ सचिवों और एस श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्ष के रूप में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज भारतीय के राजनीतिक लक्ष्य के रूप में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला एक प्रस्ताव 1929 कांग्रेस में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। कहाँ पे? लाहौर में। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया। यह वही सत्र था जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया था? चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपका इसमें जो सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर 2 है अकबर, सर थॉमस रो। जहांगीर के काल में विलियम हॉकिंस आया था, सही है। शाहजहां, ट्रेवियर, औरंगजेब, मनुची। लेकिन अकबर के काल में सर थॉमस रो नहीं आया था, ये गलत है। यहाँ पर देख लीजिए कि जनवरी 1615 में सर थॉमस रो ने सम्राट जहांगीर को इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में अपनी साख प्रस्तुत की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाए। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। आपको बता दें कि मस्जिद जहांनुमा, जिसे आमतौर पर दिल्ली की जामा मस्जिद के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1644 और 1656 के बीच बनवाया था। मस्जिद 1656 ईस्वी में 3 बड़े द्वारों, 4 मीनारों और 2 40 मीटर ऊंची मीनारों के साथ लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर की पट्टियों से निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में युद्ध में तोपखाने का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो पहला व्यक्ति था बाबर। कौन था? बाबर। आपको बता दें कि मुग़ल सेना ने व्यक्तिगत अग्नेयास्त्रों के बड़े बारूद के हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला का इस्तेमाल किया, जिसमें रॉकेट, मोबाइल गन से लेकर एक विशाल तोप शामिल थी। पानीपत की लड़ाई में बाबर का द्वारा तोपखाने का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1665 में पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य क्या था? तो पुरंदर की संधि का तत्कालिक उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। डिटेल देख लेते हैं कि पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और महाराज राजा जय सिंह मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से बीच हुई थी। संधि में गुप्त खंड भी थे जो सम्राट की ओर से बीजापुर के खिलाफ युद्ध में शिवाजी की भागीदारी के लिए प्रदान करते थे। तो चलिए, इस तरह से हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब पॉलिटी के 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जाती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में वर्णित तरीके और आधार पर पद से हटाया जा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर देख लीजिए कि डीपीएसपी कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। उन्हें यह ध्यान में रखते हुए गैर न्यायिक बना दिया गया था कि राज्य के पास उन्हें लागू करने के लिए संसाधन नहीं हो सकते। ये सभी नए सिद्धांत हैं जो राज्य के कल्याणकारी सरकार प्रदान करने का आह्वान करते हैं, जो संविधान के जीवंत आदर्शों को ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीशों के किस समूह ने जनहित याचिका में रुचि ली? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। रे और बेगने। किसने? रे और बेगने। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। भगवती और कृष्णा अय्यर ने। किसने? भगवती और कृष्णा अय्यर ने। नेक्स्ट
देख लीजिए क्या कि भारत में पहली जनहित याचिका हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 में दायर की गई थी। लंबे समय तक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहे कैदियों की दयनीय स्थिति को उजागर करने वाली रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी आपका ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इसका डिटेल कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 31 न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है। अगला प्रश्न, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है। तो संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है संविधान की कुछ विशेषताएं संविधान के लिए इतनी बुनियादी है कि उन्हें बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट, यहाँ पर देख लीजिए कि केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के इस सिद्धांत का इस्तेमाल किया। संविधान की मूलभूत विशेषताओं संशोधन न करने सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान में कुछ प्रावधान है जिन्हें अनुच्छेद 368 के तहत निम्नलिखित निर्धारित प्रक्रिया द्वारा भी इसे क्या किया जा सकता, संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने कार्यकाल में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेना होता है जो उनके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा ये आयोजित किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष या उसके उद्देश्य के लिए उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करना होता है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने इस्तीफे को संबोधित करके पद छोड़ सकता है। तो यह है राष्ट्रपति को संबोधित करके वह पद क्या कर सकता है, छोड़ सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। अब बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ये तो 5 प्रकार की हो गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान ने किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ अनुच्छेद 248 में क्या है, निहित है। अवशिष्ट विषयों से संबंध में कानून बनाने का शक्ति अर्थात वे मामले जो किसी भी 3 सूचियों में शामिल नहीं है संसद में निहित। भारत के संविधान के अनुच्छेद 248 में कहा गया है संसद के पास कोई भी कानून बनाने का विशेष शक्ति है सूची 1, 2 में शामिल नहीं किए किसी भी मामले संबंध में वो कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा जाता है। तो भारतीय संघ को राज्यों का क्या कहा जाता है, संघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ है। नेक्स्ट, भारत राज्यों का संघ है अर्थात यह अधिक केंद्रीकृत है। क्या है, अधिक केंद्रीकृत है। यहाँ पर देख लीजिए कि भारत राज्यों का संघ है जिसका अर्थ है कि राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है, देश एक अभिन्न संपूर्ण है और केवल प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्यों को सहायता अनुदान प्रदान करता है। तो ये अनुदान प्रदान करता है किस आधार पर, तो राजस्व खातों पर अंतर को कवर करने की, ताकि राज्य विभिन्न लाभकारी गतिविधियों को कर सके। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिश है। तो ये है क्षेत्रीय परिषदों की सक्रियता। नेक्स्ट, यहाँ पर डिटेल देख लीजिए कि सिफारिश के उल्लेख नीचे किया गया। अनुच्छेद 263 के तहत एक अस्थायी अंतर राजकीय परिषद जिसे अंतर सरकारी परिषद कहा जाता है की स्थापना की जानी चाहिए। अनुच्छेद 356 का बहुत ही कम उपयोग किया जाना चाहिए चरम मामलों में और अंतिम उपाय में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है।
केंद्र सरकार को अधिकतम जो राजस्व प्राप्त होता है वो आपका है आय कर से। किससे? आय कर से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के कुल कर राजस्व में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो वह है निगम कर। कौन सा है? निगम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है आपका कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य के सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है, ये प्रभाव पड़ता है। जबकि वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत निष्क्रिय है। केंद्र राज्यों में को निर्देश दे सकता है वित्तीय औचित्य निर्देशित सिद्धांतों का पालन करने के लिए। इसके अलावा राज्य में सेवा करने वाले सभी वर्ग के व्यक्तियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित के वेतन भत्तों और कम करने के लिए। और 3, राष्ट्रपति को विचारार्थ सभी धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन प्रभारित की जाती है? तो ये प्रभारित की जाती है भारत के संचित निधि से। किससे? भारत के संचित निधि से। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया या प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो ये संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। यहाँ पर देख लीजिए, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ जहाँ तक वे संविधान में निर्दिष्ट हैं, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों द्वारा कम की जा सकती है, लेकिन अन्य मामलों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को संसद दोनों द्वारा बदला जा सकता है और राज्य विधानमंडल। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के विस्तार का क्या है? उल्लेख है। आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 138 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के पास संघ सूची में किसी भी मामले संबंध में इतना अधिकार क्षेत्र और शक्तियाँ होगी जो संसद कानून द्वारा प्रदान कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के पास होगी इस तरह के और अधिकार क्षेत्र और किसी भी मामले के संबंध में शक्तियाँ जो भारत सरकार और किसी भी राज्य सरकार विशेष समझौते द्वारा प्रदान कर सकती है, अगर संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे अधिकार क्षेत्र और शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करने का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है आपका अनुच्छेद 139 के तहत। किसके तहत? 139 के तहत। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 139 रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियाँ प्रदान करना। संसद कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को निर्देश, आदेश या रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, जिसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रीट शामिल है। किस संवैधानिक अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ मामलों में हस्तांतरण का उल्लेख है? ये उल्लेख है अनुच्छेद 139 के क में। यहाँ पर देख लीजिए, अनुच्छेद 139 के क के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामलों के हस्तांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 139 क सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने और मामलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में हस्तांतरित करने के प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून को सभी अदालतों पर बाध्यकारी होने के लिए परिभाषित करता है? यह अनुच्छेद है 141। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 141 परिवादित करता है। यहाँ पर देख लीजिए, तो अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट, यहाँ पर डिटेल देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी अवधि के लिए
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश परामर्श करने और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही ऐसा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यकाल से हटाया गया है? तो अभी तक जो हटाया गया है वो आपका है कोई नहीं, किसी को ऐसे घटना द्वारा नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम न्यायालय आनंद लेता है। वाह, क्या प्रश्न है अंतिम। भारत का उच्चतम न्यायालय किसका आनंद लेता है? ऑप्शन है मूल क्षेत्राधिकार का, सलाहकार क्षेत्राधिकार का, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का, और मूल अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार का। आपको यह आंसर, इसका आंसर कमेंट में देना है। इस चारों में से क्या आंसर होगा, हम कल के क्लास में आपको यह आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।